आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिंटू को ऐप बनाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे सवाल आती है कि जब हम इस चीज़ को ऑनलाइन लाइब्रेरी के तौर पर चला ही रहे थे तो हमें सेंटर खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब ये काम बुरा नहीं है, बिल्कुल आप शिक्षा को अगर बांटना चाहते हैं तो आप बांटिए, लेकिन आप शिक्षा को महंगा करके बांटेंगे तो इससे, और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इसके खिलाफ हूँ। इतने सारे लोग इस बिजनेस में कूद चुके हैं, वो भी अंधाधुन। ये पूरा एक तरह से मैं कहूँ तो मैसेज स्कैम। नमस्कार, मेरा नाम विनय है। वेलकम टू लर्निंग क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बेसिक मुद्दों के बारे में। पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि कोचिंग सेंटर्स जो है वो भारत में कैसे ऑपरेट करते हैं और उसका क्या बिजनेस है। सेकंड, हम बात करेंगे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 18 जनवरी को, वो क्या कहती है, क्या गाइडेंस है नई कोचिंग बिजनेसेस के लिए। और थर्ड, हम बात करने वाले हैं कि लर्निंग क्रिएशन कैसे एजुकेशन के ऊपर पिछले 6 सालों से देश में काम कर रहा है और हम कहाँ तक इस जनवरी में अपनी पहुँच गए हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले पॉइंट से, कोचिंग बिजनेस इंडिया में कैसे ऑपरेट होते हैं और क्या उनका एक रूपरेखा रहता है जब वो स्टार्ट करते हैं बच्चों को एनरोलमेंट। बहुत पुरानी बातें हैं। हम शिक्षा के अगर हम क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि शिक्षा का मूल मंदिर जो है वो हमारा स्कूल्स और हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि स्कूलों में आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर सारी चीज़ें वहाँ पे आप नहीं सीख पाते और आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो इसलिए हम लोग कोचिंग सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं। छोटी उम्र से ही कोचिंग चालू कर देते हैं पढ़ना और अब उस प्रारूप में शिक्षा को और बेहतर स्थिति से पाने के लिए कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर्स जो भारत में हैं, मैं खासकर बात करना चाहूँगा कोचिंग सेंटर वो जो अपने आप को एडटेक भी बोलते हैं और कोचिंग सेंटर्स की तरह ऑपरेट करते हैं, उनको लेकर के। और भारत में जो कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खास तौर पर हमारे लोकल शहरों में मिलते हैं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में, वहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलना बहुत आसान है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के ऊपर कोई रेगुलेटरी बोर्ड भारत में है नहीं। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस बना रखी हैं काम करने के लिए, आपको वही फॉलो करनी होती है। अभी जो गाइडलाइंस चेंज हुई हैं 18 जनवरी को, इससे पहले जब भी गाइडलाइंस नहीं थी तो एक तरह से कोचिंग सेंटर्स अपनी मनमानी करते हुए एक मनी मेकिंग माइंडेड प्रोसेस के जरिए अपना कोचिंग सेंटर चला रहे थे। उनके सिर्फ 3 बेसिक उसूल होते हैं कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए। इससे पहले कि मैं ये 3 बेसिक बातें बताऊँ, मैं ये बता दूँ कि मैं कोचिंग सेंटर के अपोज में या अपोजिट में नहीं हूँ। ठीक है, मैं फुल तरह से सपोर्ट करता हूँ कि जब बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता प्रॉपर, तो वो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है। और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप किस तरह से कोचिंग सेंटर्स को चलाते हैं, एक मनी मेकिंग प्रोसेस उसको बनाते हैं। तो बेसिकली पहली बात, भारत में जितने भी कोचिंग सेंटर्स आपको दिख रहे हैं, खासकर कंप्यूटर कोचिंग सेंटर्स जिनके बाहर लिखा होता है कि उत्तराखंड सरकार से प्रमाणित या भारत सरकार से प्रमाणित, एक्चुअली वो एक सोसाइटी बना करके उसे रजिस्टर करवाते हैं और फिर वो बच्चों को कोर्स सर्टिफिकेशन करवाते हैं। टीचर्स की क्वालिफिकेशंस की प्रॉपर वेरिफिकेशंस नहीं होती। इफ़ यू एबल टू टीच, यू कैन टीच इन देयर कोचिंग सेंटर्स। तो आपने ये जाना अभी तक की बातों में कि कोचिंग सेंटर्स भारत में खोलना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक सोसाइटी रजिस्टर करनी है, आपके पास एक लैब होनी चाहिए, इसमें एटलीस्ट 5 से 10 कंप्यूटर भी अगर रनिंग कर रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाना चालू कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर के आप उनके साथ जुड़ते हैं। साथ ही कुछ कोचिंग सेंटर्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, हालांकि अब ये बंद हो चुका है 18 जनवरी के बाद नई गाइडेंस के मुताबिक। लेकिन पहले हमें देखते हुए आए हैं कि जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं अक्सर ये आपको मिसलीडिंग्स और गारंटी लेके चलते हैं कि आपके बच्चे को अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, जबकि कोई भी टीचर आपके बच्चे के अच्छे नंबर नहीं ला सकता, चाहे आप एक बच्चे को 2 टीचर सपोर्ट भी अगर देंगे, जैसा कि कुछ एडटेक कंपनियां क्लेम करती हैं कि दे विल गिव द 2 टीचर सपोर्ट ऑन द 1 स्टूडेंट, तो इससे बच्चे के नंबर इंप्रूव नहीं होंगे, उसका बस मेंटल टेंशन और मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। इसी के साथ हम कुछ और अभी पुराने सालों में देखते हुए आए हैं कि चिंटू को ऐप बनाना सिखाया जाता है। चिंटू जो कि क्लास 1 या 2 में है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो बच्चा 2 साल का है उसे इतना ज़्यादा कुछ पढ़ाना और ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करा के अपने कोचिंग सेंटर्स में एनरोलमेंट करवाना, ये सब एक मनी मेकिंग और मनी माइंडेड प्रोसेस के जरिए चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, एक बात और है, भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के क्योंकि कोई खास स्कूल्स कॉलेजेस के अलावा कोई रेगुलेटरी बोर्ड है नहीं कुछ देखने के लिए, तो लोग अपने हिसाब से कोर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने हिसाब से कोर्स की टाइम ड्यूरेशन फिट कर देते हैं और अपने हिसाब से ही एक मन चाहिए या मनमानी फीस को रख देते हैं। अब ये बातें तब तक तो सही चलती हैं जब तक कि आप इस चीज़ को एक छोटे दायरे में देखें, लेकिन जब आप इसको एक बड़े दायरे में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ 3 बातों के लेकर के हम ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। पहली चीज़, पढ़ाई का कोर्स ड्यूरेशन बढ़ जाता है जिससे कि मंथली फीस बढ़ जाती है। मतलब कि जो चीज़ को आपको सीखने में जेन्युइनली 2 महीने लगने चाहिए या 1 मंथ लगना चाहिए या एटलीस्ट 3 मंथ लगने चाहिए, वो कोर्स वो लोग 6 महीने 8 महीने साल भर तक खींच देते हैं। तो कोर्स का टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है ताकि फीस को बढ़ाया जा सके। तो शिक्षा एक जो कि इतनी मुश्किल नहीं है उसे मुश्किल बनाया जाता है। सेकंड, मुश्किल बनाया जाता है ताकि एक बड़ी फीस ऐंठी जा सके।
और थर्ड, जो पढ़ा रहे हैं वो अपने कोर्स कंटेंट की गारंटी या फिर उसके सही होने की प्रामाणिकता भी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। जब मैंने अपनी एडटेक कंपनी स्टार्ट करी थी बैक इन 2018 लर्निंग क्रिएशन, तो उस समय पर देश में सिर्फ 74 कंपनियां थी जो एडटेक पर काम कर रही थी। लेकिन आज 2024 में 2022 के कोविड के बाद इतने सारे लोग इस बिज़नेस में कूद चुके हैं, वो भी अंधाधुन, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के पेरेंट्स ज़्यादा सजग रहते हैं और क्योंकि बच्चे के ऊपर पेरेंट्स होते हैं, तो बेसिकली इन एडटेक और कोचिंग सेंटर्स का जो बायर होता है वो बच्चा ना होकर के उनके पेरेंट्स होते हैं, जो इतने वेल नरिश्ड नहीं होते। तो उनको टारगेट किया जाता है कि आपके बच्चे को हम 2 टीचर सपोर्ट्स देंगे, आपके बच्चे को हम ऐप बनाना सिखा देंगे छोटी उम्र में ही, और इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी लगातार होते रहते थे। अब क्योंकि कोई रेगुलेटरी बोर्ड कोचिंग सेंटर के ऊपर नहीं है, जैसे कि कॉलेजेस के ऊपर एक रेगुलेटरी बोर्ड होता है AICTC, जहाँ से कॉलेजेस को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एफिलिएशन मिलता है। स्कूल्स के ऊपर CBSE या फिर स्टेट बोर्ड्स का एक रेगुलेटरी बोर्ड होता है जो उनका करिकुलम, सिलेबस, कोर्स का ड्यूरेशन सब कुछ तय करता है, ठीक है। लेकिन कोचिंग सेंटर क्योंकि ये प्राइवेटली सोसाइटी के रूप में बनाए जाते हैं, और आप जितने भी ये कोचिंग सेंटर देखते हैं जिनके बाहर लिखा होता है भारत सरकार से प्रमाणित, उत्तराखंड सरकार से प्रमाणित, मैं फैक्ट बताना चाहूँगा, इनमें से आधे तो ये गलत तरह से छाप देते हैं बिना प्रमाणित हुए, और जो प्रमाणित होते हैं तो उनका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उसके जो ओनर हैं उन्होंने सोसाइटी बनाई है, उसे रजिस्टर करवाया है, और देन वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जाना कि कोचिंग सेंटर कैसे रन कर रहे थे अंटिल 18 जनवरी 2024 तक, इस गाइडलाइंस के आने से पहले, ठीक है। ये पूरा एक तरह से, मैं इसे स्कैम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये होता है कि जब कंज्यूमर अवेयर नहीं होता तो जो सर्विस दे रहे हैं वो उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र को रखते हुए और सरकार का इस पर ध्यान लाने के लिए मैंने एक लेटर लिखा था 21 या 22 में। उस लेटर की एक लिंक हम आपको इस डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। इस लेटर पे मैंने 2 बातें मेंशन करी थी। एक, भारत देश के अंदर जो पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है, एजुकेशन की, एडटेक की और कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो इन चीज़ों को लेकर के कैसे मिसलीड करते हैं और कैसे इस शिक्षा को एक अफोर्डेबल होने की जगह हाई कॉस्टली कर देते हैं, उस मुद्दों पर मैंने बात करी थी। लर्निंग क्रिएशन कैसे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एडटेक कंपनी से अलग है, हमने इस पर बात करी थी। और क्या ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को ताकि शिक्षा की व्यवस्था भारत में बेहतर हो, मैंने इस पर बात करी थी। ये मेरे पास वो लेटर है जो हमने लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय की तरफ ध्यान खींचने के लिए सरकार का कि पढ़ाई की तरफ भारत की क्या स्थिति है। मैं इसके कुछ बिंदु पढ़ देता हूँ, आप ये लेटर को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका एक लिंक हम यहाँ पे रखेंगे ताकि आप इसे पढ़ सकें। तो इसका विषय, इस लेटर का विषय ही यही था कि राज्य एवं देश में ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा कंप्यूटर शिक्षा का सुधार एवं वितरण। इसमें कुछ मुख्य बिंदु जिन पर मैंने बात करी थी वो ये थे कि वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का स्तर कैसा है जिसके हम इतनी क्लेमिंग करते हैं, जबकि भारत की जो डिजिटल लिटरेसी का रेट है वो अभी भी बहुत कम है। मैं अगर छोटा सा आंकड़ा बताऊं तो अगर भारत में 100 लोग हैं, उनमें से 75% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के साथ, यानी कि 75 लोगों के पास 100 में से अपने मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में है। लेकिन उन 75 लोगों में से जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन चलाना प्रॉपरली आता है या उनको इंटरनेट कंप्यूटर प्रॉपरली पता है, वो लोग डिजिटली लिटरेट हैं, ये आंकड़ा सिर्फ 36 का है। तो भारत में जो डिजिटल लिटरेसी का रेट है, हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, और अब तो खैर बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, लेकिन बैक इन 2018 ऐसी कोई कंपनियां नहीं थी, और जो थी वो गिनी चुनी कंपनियां थी जिनके पास एक मोटिव था। और अब तो क्योंकि देखा देखी हर बिजनेस में कंपटीशन बढ़ता रहता है, तो कुछ नई कंपनियां भी इस पे काम कर रही है। बट 18 में जब लोगों को यकीन भी नहीं था कि वो फ़ोन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बहुत कम लोग को इस आइडियोलॉजी पे बिलीव था, तब से हम ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक पॉइंट हमने रखा था कि भारत में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका स्तर कैसा है। तीसरा पॉइंट है इस लेटर का, राज्य एवं देश में कंप्यूटर ऑनलाइन एजुकेशन एवं साक्षरता दर, जो कि मैंने आपको अभी बताई, जो कि 36% है भारत के अंदर। फिर 4th नंबर का पॉइंट था प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, कि किस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। और 5th नंबर का पॉइंट था सोल्यूशन का, कि हम क्या सोल्यूशन इसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं अगर तो हम इन बातों को ध्यान में रखें तब। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स थे कि भारत सरकार के जो प्रयास हैं, भारत सरकार भी 1996 से, नाइलेट्स एक संस्था है भारत सरकार की जो कंप्यूटर कोर्स करवाती है। सरकार 1996 से इस तरफ लगी हुई है कि बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाए। भारत में कंप्यूटर जब 90 के दशक में आया था, तब से सरकार का लगातार ये प्रयास है कि भारत के बच्चों को कंप्यूटर विज्ञान आए। लेकिन जब शिक्षा ही महंगी होगी और आपकी पहुंच से बाहर होगी तो आपको कैसे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने ये भी डिफरेंस बताया था कि हमारी कंपनी लर्निंग क्रिएशन और दूसरे एडटेक में क्या डिफरेंस है, मेन हम कैसे ऑपरेट करते हैं। और अगर आप चाहें तो उस लेटर को पढ़ भी सकते हैं। इसके रिप्लाई में हमको सरकार के द्वारा एक लेटर मिला था, उसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर लगा देंगे, आपको शायद दिख भी रहा हो साइड की स्क्रीन में, ये हमें वहाँ से रिप्लाई मिला था।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे इन बातों को बोलने पर ही सरकार ने बदलाव किए हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक जागरूक नागरिक के नाते मैं, क्योंकि इस काम को पिछले 6 साल से कर रहा था, तो मैंने प्रयास किया था कि सरकार इस तरफ ध्यान दें। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो भारत में एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा था जो कि मनी मेकिंग माइंडेड प्रोसेस पे चल रहा था, उसको अब इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा शायद अफोर्डेबल शिक्षा की तरफ ज़्यादा जा पाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने अब तक ये जाना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे रन कर रहे थे भारत के अंदर, और क्योंकि कोई रेगुलेटरी बोर्ड उनके ऊपर नहीं था तो उनकी अपनी मनमानी कैसे चल रही थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो नई गाइडलाइंस भारत सरकार की आई हैं उनमें क्या बदलाव है। ये बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड करे हुए। अगर आप चाहें तो इसे आप देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, सरकार की वेबसाइट में अवेलेबल है, अन्यथा हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको ये मिल जाएगा पढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, सारे तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ बदलाव जो ज़रूरी हैं और जो अच्छे हैं मैं उनको यहाँ पे एक बार आपकी नज़र में लाना चाहूँगा। जैसे कि पहली चीज़, चिंटू जो ऐप बनाना डेवलपमेंट सीख रहा था, ये इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो बंद हो जाएंगे अब से। सरकार के द्वारा बताई गई इन बातों पे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बात कही है, आप ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आप बच्चों को गारंटीड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि आपके गारंटीड नंबर 100% ही आएंगे, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता। कोई टीचर आपके नंबर 100% नहीं ला सकता अनटिल और अनलेस आप मेहनत ना करें। ठीक है, पढ़ाई एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, इंडिविजुअल ब्रेन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं। तो कोई टीचर ये गारंटी नहीं कर सकता कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 100% नंबर ही आएंगे। सेकंड, इसमें एक पॉइंट है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कोचिंग सेंटर के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, ना ही उसे एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि 16 साल के बच्चे के लिए पहले स्कूल शिक्षा ही काफ़ी होती है। तो आप छोटे बच्चों का एडमिशन जो अभी चल रहा था पहले तक, अब वो नहीं चल पाएगा। तीसरी बात, कोई भी मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स आप नहीं दिखा सकते या फिर नहीं एडवर्टाइज कर सकते। साथ ही आप जो पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर, फीस का स्ट्रक्चर, फैसिलिटी का स्ट्रक्चर, कोर्स का करिकुलम, आपके टीचर्स, उन सब की नॉलेज और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको अपनी वेबसाइट पर, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर शो करनी होगी। साथ ही कोचिंग सेंटर्स में जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं वो सब एटलीस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर अगर ये चीज़ों को नहीं मानता है और इन रूल्स को तोड़ता है तो उसके ऊपर फाइन चार्ज होगा। फर्स्ट टाइम गलती करने पर 25,000, सेकेंड टाइम गाइडलाइंस को फॉलो ना करने पर 1 लाख, और तीसरी बारी में शायद आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन ही कैंसिल हो जाए। इसके अलावा अभी मैं जो पहले एक पॉइंट कह रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ाते हैं या फिर जो एडटेक कंपनियां सो कॉल्ड आपको पढ़ाती हैं वेबसाइट के माध्यम से, कभी उनकी वेबसाइट की टर्म्स एंड पॉलिसी चेक करना। तो तुम ये नोटिस करोगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन अच्छे एडटेक भी, वो अपने कंटेंट जो वो आपको पढ़ा रहे हैं या आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनकी वेबसाइट के द्वारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि वो ठीक है, 100% एक्यूरेट है या नहीं। कहने का मतलब है कि टीचर आपको जो पढ़ा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो नहीं लेते हैं कि ये 100% एक्यूरेट नॉलेज आपको दी जा रही है। इसके अलावा जो और पॉइंट्स में चेंजेस किए गए हैं वो ये कि अपने इंस्टीट्यूट में आप बच्चों को मेंटली नंबरों के लिए या फिर इतना नहीं पढ़ाएंगे कि आप उसको मेंटल प्रेशर दें, ये चीज़ थोड़ी कम होगी। उसके मार्क्स जो आप एवेल्युएट करते हैं या जो असाइनमेंट में बच्चे के मार्क्स आते हैं वो असेसमेंट जो है वो सब पब्लिक होगा। और थर्ड चीज़, आपके इंस्टीट्यूट में आपके बच्चों के लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए ताकि उनके पास मेंटल प्रेशर ना बने, और मेंटल वर्कशॉप भी होनी चाहिए ताकि अगर वो उस रूप से गुजर रहे हैं कि मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर पढ़ाई का या वो कोर्स जो वो कर रहे हैं तो वो आप उसे प्रॉपरली मैनेज करें। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पढ़ाई की, वेंटिलेटेड रूम होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और बहुत सारे अन्य पॉइंट भी हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को स्कूल की टाइमिंग पे नहीं चला सकते। साथ ही आपकी कोचिंग सेंटर टू अर्ली ओपन नहीं होना चाहिए, मतलब मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी कोचिंग सेंटर ऑपरेट नहीं कर सकते और लेट नाइट भी ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको दिन के समय में ही कोचिंग सेंटर में बच्चों के बैच को फिक्स करना होगा। और जो कुछ सो कॉल्ड एडटेक्स अपने आपको ये भी क्लेम करते हैं कि वो आपको 2 टीचर सपोर्ट्स देंगे, 24/7 सपोर्ट्स देंगे, तो यहाँ पे 24/7 सपोर्ट्स तो ठीक है, पर 2 टीचर सपोर्ट से बच्चे के ऊपर खाली मेंटल प्रेशर बढ़ता है। इससे अच्छा होगा कि बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रेरित करें। तो इसी तरह के, क्योंकि हमने देखा भी था कि कुछ जो बच्चे हमसे मिलते हैं कि उन्होंने 2 टीचर सपोर्ट के लिए हाँ किया था, लेकिन उनको टीचर एक ही मिलता है, और कभी कभार तो क्लासेस वो भी नहीं होती जो रूटीन में होनी चाहिए। नई गाइडलाइंस में यही सब मोटी बातें थी जो हमें जाननी चाहिए थी। इसके अलावा इस लेटर में और बहुत सारी बातें लिखी हैं, अगर आप चाहें तो इस लेटर को पढ़ सकते हैं ताकि आप इस देश के जागरूक और समझदार नागरिक बने। तो यहाँ तक हमने 2 बातें समझ ली हैं कि भारत में अभी तक किस तरह से कोचिंग सेंटर का बिजनेस चल रहा था, और अब जो नई गाइडलाइंस निकाली गई है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें क्या चीज़ें हैं जो अब उनको ध्यान में रखनी होंगी। अब हम ये जानेंगे अगले पॉइंट पर कि लर्निंग क्वेश्चन कैसे दूसरे एडटेक से अलग है।
लर्निंग की स्टार्टिंग पिछले 2018 में हुई थी, 6 साल पहले आज से, 17 अप्रैल 2018। और इसको स्टार्ट करने का मोटिव यही था कि हम कंप्यूटर विज्ञान की जो शिक्षा है जो बच्चों से दूर रहती है बिकॉज ऑफ 3 रीज़न। या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट घर के आसपास नहीं है, या फिर पढ़ाई का संसाधन बच्चों के पास नहीं है, या फिर बच्चों के पास संसाधन है लेकिन वो फीस इतनी महंगी है उस कोर्स की कि बच्चे करने से वंचित रह जाते हैं। इन 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी। 18 से लेके 24 तक की जनवरी में हमने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए, जैसे कि 2019 का नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने रोल ऑफ ई लर्निंग इन इंडिया के बारे में बात करी थी। इसके अलावा 2020 और 21 की कोविड के दौरान हमने एक सोशल मीडिया ऐप हमने बनाया था, नेटवर्किंग वेबसाइट डीप नोशन के नाम से, जिसका हमने MVP ट्राई किया 2022 में। 2023 में IIM काशीपुर में एक संस्था है भारत सरकार की, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके द्वारा हमें इंक्यूबेट किया गया अक्टूबर 2023 में। और अब 2024 में जनवरी 5 तारीख को हमने अपने पहले स्टडी सेंटर की, जो कि उत्तराखंड रुद्रपुर में बिंदुखेड़ा गांव में स्थित है, यहाँ पर हमने पहला स्टडी सेंटर अपना चालू किया है। लर्निंग स्टार्ट किया गया था इस मिशन से कि बच्चों को फ्री और अफोर्डेबल शिक्षा दी जाए। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। पिछले 5 सालों से बच्चे हमारी वेबसाइट से फ्री कोर्स ऑफ कंटेंट पढ़ रहे हैं, एक फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड, बच्चे सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंडिया से बाहर भी जो बच्चे हैं वो हमारी किताबों से, जो कि अमेजन किंडल पे अवेलेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है, ठीक है, सिर्फ 250 रुपये की बुक्स या फिर 300 रुपये से ऊपर कोई बुक नहीं मिलेगी कंप्यूटर विज्ञान की, जो मैंने खुद लिखी हैं और जिन सबका ISBN नंबर भी हमारे पास सरकार से है। दे ऑल आर वैलिड इन देयर कंटेंट इन देयर पब्लिकेशंस। और साथ ही उस किताब को या उस करिकुलम को बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा समय भी लगाया और हमने स्टेट बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड और नैलेट्स की जो किताब आती है, नैलेट्स में जो कोर्स कंटेंट है, उन सबको समावेश करके वो किताब बनाई है, ताकि जब बच्चा उसको पढ़े तो जो उसने 6 से लेकर 12 तक की कंप्यूटर विज्ञान में मिस कर दिया अपने स्कूल में, वो वही बातें सीख सके। और ये सारी बुकें अमेजन पे अवेलेबल हैं, जो सिर्फ ना कि भारत के बच्चे पढ़ते हैं बल्कि भारत से बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे सवाल आती है कि जब हम इस चीज़ को ऑनलाइन लाइब्रेरी के तौर पर चला ही रहे थे तो हमें सेंटर खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता थी कि हमें एक पहला हमने अपना सेंटर उत्तराखंड में रुद्रपुर में स्थापित किया। इसकी दरअसल ज़रूरत ये थी कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं और उनके हमें रिप्लाई मैसेज भी आते रहते हैं, तो हमने ये चीज़ जानी कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है और वो कंप्यूटर के कोर्स पढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जो आप पढ़ते हो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तो आप उसे भूल जाओगे। और कंप्यूटर जो विषय है वो ज्योग्राफी की तरह सिर्फ पढ़ने वाला नहीं है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला भी विषय है। और क्योंकि बच्चों के पास घर में कंप्यूटर नहीं है तो वो जो पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने स्टडी सेंटर का कंसेप्ट हमारे पास बहुत पहले से था, जिसको अब हमने सक्सेसफुली आगे प्रोसीड किया है, जिसमें कि वो बच्चे जिनके पास घर में कंप्यूटर नहीं है वो 2 घंटा हमारे स्टडी सेंटर में आकर के जो भी कोर्स वो एनरोल करते हैं पढ़ने के लिए, उसके साथ कंप्यूटर को चला करके प्रैक्टिकल कर सकें। और कंप्यूटर की जो एजुकेशन वो थ्योरी के रूप में ले रहे हैं, उसे ना सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल्स में चेंज करके असाइनमेंट्स के रूप में असेसमेंट दे करके कोर्स सर्टिफिकेशन भी पा सकें। इससे पहले हम कोर्स सर्टिफिकेशन नहीं बांटते थे, क्योंकि पिछले 5 साल में मैं यही पता कर रहा था भारत सरकार के डिपार्टमेंट में जा करके कि कोई बोर्ड या कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो एडटेक को रेगुलेट करता है, लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट खास किसी प्रोसेस का है नहीं जो एडटेक को रेगुलेट करे। या तो एडटेक कंपनी है तो वो कंपनी के ही फॉर्मेट में ही रेगुलेट होती है, और अगर कोचिंग सेंटर है तो वो वैसे ही जैसा बताया गया था कि सोसाइटी बना करके आप पढ़ा सकते हैं। अब ये काम बुरा नहीं है, बिल्कुल आप शिक्षा को अगर बांटना चाहते हैं तो आप बांटिए, लेकिन आप शिक्षा को महंगा करके बांटेंगे तो उससे मूल जिनको ज़रूरत है शिक्षा की वो उससे वंचित रह जाते हैं, तो फिर उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अब जाके हमने जो स्टडी सेंटर अपना ऑपरेशन में लिया है, जिसका हमने स्टार्टिंग 5 जन को किया था, उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि जो बच्चे Tier 2 और Tier 3 शहरों में रहते हैं जो हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो अब उस कोर्स की सर्टिफिकेशन को भी पा सकें। और हमारे सेंटर पे भी कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर एडवांस, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के कोर्स तो करवाए जाएंगे, और इन सारे कोर्सेज़ की जो फीस है वो मार्केट की फ़ीस से भी अफोर्डेबल है। हमने इसका बहुत ध्यान रखा है, और पिछले 5 साल से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम उसी मुद्दे पे अभी भी स्टिक्स हैं जिन मुद्दों पे हमने कंपनी स्टार्ट करी थी, कि पिछले 6 सालों के हमारे सफ़र में हमने काफ़ी बच्चों को शिक्षित करने में उनको हेल्प करी, और इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आपके सपोर्ट के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे हम इस चीज़ को और अच्छे से कर पाएंगे, ताकि भारत जो है वो डिजिटली एम्पावर हो पाए। और जो लिटरेसी रेट भारत का 76% है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी रेट 36% है, ये इम्प्रूव होकर के 85-90% के आसपास आए, ताकि आप सभी के पास जिनके हाथ में अपने मोबाइल फ़ोन हैं उन्हें उसको ऑपरेट करना, इंटरनेट और बेसिक बातों का पता होना चाहिए। होता है नहीं पता होने से यही होता है, जो आप चेक करते रहते हैं या जो सरकार भी ऐड चलाती रहती है कि साइबर क्राइम और साइबर ठगी के लिए। और क्योंकि अभी हम हाल ही में IIM काशीपुर के द्वारा इंक्यूबेट हुए हैं, तो अब हमने एक स्टडी सेंटर भी चालू किया है, जहाँ पे
सिर्फ कंप्यूटर कोर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, एक्चुअली उन कोर्स को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चालू किए हैं। तो अगर आप कंप्यूटर विज्ञान पढ़ना चाहते हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप लर्निंग क्रिएशन से पढ़ते थे या पढ़ते हैं या पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप अभी भी फ्री तो पढ़ ही सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, अफोर्डेबल कोर्स करना हो, तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर की सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही बच्चे जिन कोर्स को एनरोल करते हैं, उस कोर्स को एग्जाम दे करके बच्चे उसका सर्टिफिकेशन लेके अपने करियर में अपनी स्किल एनहांसमेंट कर सकें, अपने करियर को एनहांसमेंट कर सकें। साथ ही स्कॉलरशिप का प्रावधान भी हमने रखा हुआ है, ताकि जो बच्चे स्कॉलरशिप के पेपर को ज्वाइन करते हैं और स्कॉलरशिप एग्जाम देते हैं, उनमें उनको फीस की और सहूलियत मिलेगी। कि आने वाले समय पे लर्निंग क्रिएशन गीक्स, जो कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है स्टडी सेंटर के लिए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स प्रोग्रामिंग के HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट विद पाइथन एंड जेंगो एंड वेबसाइट डिजाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको सीखने को मिलेगा। सारी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पे हम डालते रहेंगे, ताकि आपको एक फ्री कंटेंट मिलता रहे लगातार पढ़ाई करने के लिए। और अगर आपको कोर्स एनरोल करना हो या आपको सर्टिफिकेशन चाहिए हो, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा स्टडी सेंटर, जिसका एड्रेस है बिंदुखेड़ा गाँव, रायपुर रोड, रुद्रपुर में। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर हमने पहला स्टडी सेंटर चालू किया है, और इसी उम्मीद के साथ कि हम पहले उत्तराखंड के राज्य की जो साक्षरता दर है उसे बढ़ा सकें। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी के साथ हमारे सेंटर्स के मोबाइल नंबर और हमारी वेबसाइट learningnation.com पे जाके आप पता कर सकते हैं हमारे सेंटर में हो रहा है कोर्सेज़ के बारे में। पूरा वाचर, पूरी डिटेल वहाँ पे ऑलरेडी है, और वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी एक करियर एनहांस करने के लिए, क्योंकि हमारा एक मोटिव है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर ऑल टुडे। कुछ बातें अगर रह गई हों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ कहना आपको हमसे है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया से आप हमें जुड़ सकते हैं, और साथ ही लिंक्डइन पर भी अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ गुड बाय।